नमस्कार। अ, मैं रविंद्र पटवाल। जन चौकी कैसा रहा आज का दिन की बातचीत में समाचारों के क्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले आए हैं ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के मुद्दे पर। इसके अलावा पता चला है कि हैदराबाद का एक बहुत चर्चित कांड हुआ था जिसमें कि इंस्टेंट जस्टिस के नाम पर जिसको भारत के मध्य वर्ग ने बहुत सराहा था और कहा था कि ये बहुत इससे अच्छा न्याय कुछ हो नहीं सकता और जस्टिफाई किया था पूरे देश के मध्य वर्ग ने। वो उस पर आज पता चला है और ये साबित हुआ है कोर्ट में जरिए कि जो हत्याएं की थी, पुलिस इनकाउंटर हुआ था, वो फेक था और न तो न्याय मिला और एक तरह से कहा जाए कि न्याय का गला घोटा गया और गलत लोगों को, निरपराध लोगों को उसको सजा देकर तुरंत मारकर इनकाउंटर के जरिए उसका इंस्टेंट जस्टिस दिलाया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो एक भीड़ की मानसिकता को जो है उसको ही ट्रबल किया। तो हम लोग इसके अलावा और कई मुद्दे हैं। आजम खान रिहा हो चुके हैं फाइनली और लेकिन यह है कि इसके बाद उनका रास्ता क्या होगा, वो एक दोराहे पर जरूर खड़े हैं क्योंकि उनके साथ जो अपने थे वो अपने रह गए कि नहीं रह गए और उनके पूरे जीवन का इतने सारे मुकदमे लादे गए लेकिन उस पर कितनी कार्य एक्शन रहा और उनका अपना पूरा करियर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अभी हम लोग अगर देखें इस बीच में तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में की पार्टी आम आदमी पार्टी ने करीब 16 लोगों की आज सुबह लिस्ट हमने देखी जारी की है जिसमें भाजपा के कई सांसद, विधायक, पूर्व मेयर और नेता हैं जिनको पाया गया है कि वो इंक्रोचमेंट दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट करते हुए पाए गए। उन्होंने इसके सबूत दिए हैं और उसकी फोटो भी जारी की है और कहा है कि जो आपका बुलडोजर चल रहा है उस बुलडोजर को आप यहाँ पर भी चलाना वो चाहिए। अगर न्याय है तो न्याय सबके लिए है, केवल जो फुटपाथ के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के लाखों लोग हैं और 70 लाख लोगों का सवाल है। करीब 1700 अवैध बस्तियां या कहिए कि जो कानूनन जिसको कहते हैं कि वो नहीं है, पास नहीं है और उसके नाम पर जो पूरा किया जा रहा है, एक तरह से लोगों को आतंकित किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अगर देखें हम लोग, कल हमने चर्चा की थी, तो 20 तारीख आज लास्ट डेट है और कैसे जो सरेंडर करने वालों को मैं ट्विटर पे अभी देख रहा था आज, तो उसमें कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो खुद जो है अपना डिक्लेयर कर रहे थे कि मैं यहाँ नोएडा में रह रहा हूँ, हमारे परिवार पहले इस स्थिति में नहीं था और अब हम जो है एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल हैं, हमारा कैंसिल कर दिया जाए। लोग तमाम तरीके से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है कि कोविड-19 में जो लोग कभी पहले इनएलिजिबल रहे होंगे लेकिन आज वो वाकई में एलिजिबल हैं, उनके पास हो सकता है कि वाहन भी हो, उनके पास होता है मकान भी हो, लेकिन पर रोजगार नहीं है। भोजन का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है, केवल ये भारत के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी उसमें सिद्धांत में है। शरणार्थी अगर आप एक देश से कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो उसका एक एक वैश्विक जो है कहा जाए कि एक नेचुरल एक जस्टिस का सिद्धांत कहता है कि लोगों को जीने का अधिकार है और भोजन का अधिकार है। उस पर आज जो है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे कोई सवाल नहीं उठा रही है। तो हम लोग स्वागत करते हैं, पैनलिस्ट हमारे बीच में हैं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपके साथ बातचीत करने के लिए जीपी सिंह जी हैं इलाहाबाद से, पूर्व एक पत्रकार और वरिष्ठ जो है कॉलमिस्ट हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, और दिल्ली से हैं वाई एस गिल साहब। आप वरिष्ठ जो है पत्रकार रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के और आगरा से जुड़े हैं हमारे यहाँ प्रोफेसर शशिकांत जी। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले जेपी सिंह जी से अनुरोध है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में अपनी बात रखें जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले के अलावा दो मामले और भी हैं जिन पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबको जानना चाहिए। एक तो पेगासस का मामला है। पेगासस में जो टेक्निकल कमेटी गठित की है इन्होंने, उसमें बताया गया है कि 29 मोबाइल फोन अब तक उसके पास जमा है और वो 29 मोबाइल फोनों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए
4 हफ्ते का समय और बढ़ा दिया है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कमेटी ने अभी तक जब भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो भी अपनी प्रारंभिक सीलबंद या जैसे भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें ये नहीं कहा है कि पेगासस का जो आरोप लगे हैं वो केवल आरोप हैं, इसमें कोई सबूत नहीं मिला। अब वो जो 29 तो जांच कर रही है मोबाइल, उसके आधार पर ये आगे तय करेगी कि हमारी जांच की दिशा क्या होगी, और फिलहाल 4 हफ्ते के लिए उसका समय बढ़ा दिया गया। दूसरा मामला हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर, संभवतः पशु डॉक्टर थी। महिला डॉक्टर जो है वो क्या कहते हैं, उसकी हत्या, वो बलात्कार और जो है हत्या हुई थी, बॉडी जला दी गई थी। उस मामले में 4 लोगों को हैदराबाद पुलिस ने संदिग्ध के तौर पर उठाया था, और अभी तक जब तक ये प्रमाणित हो कि उन्होंने वास्तव में वो उसमें शामिल थे कि नहीं शामिल थे, इन्होंने उन चारों का एनकाउंटर कर दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जस्टिस सिरपुर की अध्यक्षता में एक जुडिशियल जांच कमेटी बना दी। हालांकि वहां की तेलंगाना सरकार ने बहुत विरोध किया और आज भी विरोध किया। आज जो है उन्होंने जो है सुनवाई की और कहा कि इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो जानी चाहिए, और ये फेक एनकाउंटर था। उन्होंने उनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, सिरपुरकर साहब की रिपोर्ट को, जस्टिस सिरपुरकर की, और ये कहा कि ये 10 लोग बिल्कुल फेक एनकाउंटर था, और ये 10 लोगों के खिलाफ जो है इन चारों लोगों की हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह मॉब लिंचिंग अस्वीकार्य है, उसी तरह तत्काल न्याय का कोई भी विचार स्वीकार नहीं है। किसी भी समय कानून का शासन कायम होना चाहिए। अपराध के लिए सजा केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। ये एक प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार पर भी टिप्पणी है, जहां मार दो, ठोक दो और आपका एनकाउंटर कर दो, ना जो है वो मतलब उनकी हत्या करो तो कम से कम पैर में गोली मार के उनको जिंदगी भर के लिए लंगड़ा विकलांग बना दो। ये उस पर भी टिप्पणी है कि बिना जो है वो क्या कहते हैं कानून के शासन से दंड दिए आप जो है किसी के खिलाफ त्वरित न्याय, अपना न्याय हो या मॉब लिंचिंग का न्याय हो, ये न्याय जो है सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। बाकी तीसरी बात रही आपके ज्ञानवापी मामले की, तो इस मामले को सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ कहे वो जो सिविल जज साहब थे उनको इनडायरेक्टली बहुत ही समझिए कि धोया कह सकते हैं, या उनकी इनडायरेक्टली उनकी बड़ी खिंचाई की, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि साहब ये मामला सिविल जज के यहाँ चल रहा है, ये मामला जो है हायर जुडिशियल सर्विस द्वारा चयनित किसी जो है जज के यहाँ जाना चाहिए, जो ज्यादा जो है अनुभवी, ज्यादा विद्वान होता है, और उसमें उन्होंने वहां के कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करेंगे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल बचाव में खड़े हो गए, साहब जज साहब का तो इसमें भविष्य चौपट हो जाएगा और ये एक प्रकार से उनके खिलाफ जो है स्ट्रक्चर होगा। तो उन्होंने कहा हम जज साहब को कहाँ कोई दंड दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि उनसे जो सुपीरियर जज है उनके पास मामले की सुनवाई हो, हम जज साहब के लिए तो कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ओरल टिप्पणी की, सेलेक्टिव लीक्स ऑफ कमीशन रिपोर्ट मस्ट स्टॉप, डोंट लीक थिंग्स टू प्रेस। ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो है मौखिक रूप से इस बात को भी कहा। जो सुनवाई के दौरान जो लोग उपस्थित या जो सुनवाई की रिपोर्टिंग आपके बार एंड बेंच और लाइव लॉ में आई, उसमें ये बात भी मतलब आई कि जज साहब ने कहा, उन्होंने उठाया इस मामले को, आपके हमदी साहब ने, जो मुस्लिम पक्ष के वकील है, कि साहब ये लीक करके जो है वो सेलेक्टिव लीक करके एक माहौल बनाया जा रहा है, चुनिंदा लीक नहीं होना चाहिए, इससे पब्लिक परसेप्शन जो है खराब होता है, माहौल बिगड़ता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है, ये जो है प्रेस को लीक नहीं होना चाहिए और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। लेकिन ये मौखिक रूप से कहा, ये इन्होंने अपने आदेश में नहीं कहा। अब आया मामला इस पर, तो उन्होंने कहा कि 17 तारीख का जो हमारा आदेश था वो कायम रहेगा। तो इस पर जो है हमदी साहब ने कहा कि साहब 17 का तो आपका कायम रहेगा, लेकिन वजू नहीं गिरने दिया जा रहा है, वो पूरा जो है वजू वाला वही सब सील कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा क्या नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उनका नहीं, नमाज पढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन आपने आदेश दिया था कि बाकी जो हमारे कर्मकांड है उस जो है स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी हमारे कर्मकांड जारी रहने में कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। तो हमें तो वजू ही नहीं करने दिया जा रहा, उस कमरे को ही सब सील कर दिया है वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, वजू वाली जगह जहां पर है, जहां पर वो तालाब है, जिस तालाब में ये बीच में है। तो इस पर जो है उन्होंने कहा कि जो है इस पर उन्होंने कहा आपके सॉलिसिटर जनरल ने कि अल्टरनेट अरेंजमेंट,
उन्होंने कहा नहीं, हमने अपने आदेश में अल्टरनेट अरेंजमेंट करने के लिए नहीं कहा, हमने अपने आदेश में ओरिजिनल अरेंजमेंट ही रखा है। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात हवा हो गई। तो कहने का मतलब है कि डीएम से उन्होंने कहा कि आप पार्टी से बात करके ये सुनिश्चित कीजिए कि वजू जैसे हो रहा था वैसे वजू हो, आप केवल उस स्ट्रक्चर की वो जो सुरक्षा कीजिए जिसे कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग था या शिवलिंग है। कहा जा रहा था शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, डायरेक्ट शिवलिंग का इस्तेमाल नहीं किया कि जिसे जो शिवलिंग है, उन्होंने कहा जिसे कहा जा रहा है शिवलिंग है। तो कहा जा रहा है तो डिबेटेबल क्वेश्चन हो गया। इसके जी, अलावा जी। उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप इतना क्यों चिंतित है, अगर किसी जगह मान लीजिए कि क्रॉस रख दिया जाए तो क्या वो जगह जो है वो चर्च हो जाएगी या क्रिश्चियनों का हो जाएगा? एक क्रॉस रखने से कोई मतलब क्या कहते हैं मंदिर का रूप बदल जाएगा? ये एक इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए बाई दी वे उसमें शिवलिंग ही हो, ये इनडायरेक्टली है भाई, तो क्या वो मस्जिद जो है वो मंदिर बन जाएगा? तो ये या किसी मंदिर में क्रॉस रख दिया जाए तो वो जो है वो क्या कहते हैं वो बन जाएगा, चर्च बन जाएगा। बाकी उन्होंने 17 तारीख के आदेश को ही बरकरार रखा और इनसे जो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ सारे एप्लीकेशन उन्होंने भेजे, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि जो एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष ने दी है कि ये जो है वो क्या कहते हैं जो पूजा स्थल विशेष अधिनियम 1991 के तहत को देखते हुए ये इस पर जो है वो इन एप्लीकेशनों पर विचार ही नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले आप उस पर निर्णय लीजिए। मतलब जो सुनवाई भी होगी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ तो उसमें पहले मुस्लिम पक्ष के एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। इसके अलावा जो उन्होंने 17 तारीख का अपना ऑर्डर कायम रखा है उसमें भी एक बात उन्होंने कही है कि जो मूल एप्लीकेशन 17 क्या जो टेक्निकल 17 पॉइंट समथिंग जो कहा जा रहा है जिसके तहत रूल के तहत दी गई है, उस मूल एप्लीकेशन पर जब डिसीजन आप लेंगे जिस तारीख को, उससे भी 8 सप्ताह बाद तक हमारा ये 17 तारीख वाला आदेश जो है वो लागू रहेगा। अब इसके पीछे वैसे अंतर्निहित बात यह है कि अगर आपने एप्लीकेशन अलाउ कर दी है वो 8 हफ्ते तक और वो उस पर रोक लगी रहेगी तो भी एक मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका मिलेगा कि देखिए साहब इन्होंने ये आदेश कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश करे। और फिर जो मुस्लिम पक्ष की एसएलपी है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जागृत अवस्था में रखा है और कहा है कि ये जो है उसी पर जो है अगली मतलब वो छुट्टियों के बाद इसको पोस्ट किया जाए। जी, इसके अलावा जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट के में भी चिंता जताई गई है कि रिपोर्ट बार-बार लीक हो रही है हाँ ये तो और कहा हमने ना कि उन्होंने, लेकिन मौखिक रूप से इस पर आदेश वो कहा, इस पर जो है लिखित आदेश नहीं किया है, आदेश नहीं दिया है। हाँ, हाँ, हाँ। लिखित नहीं दिया है, मौखिक रूप तो से कहा है। लेकिन ये दोबारा दोबारा एक गलती हुई है और इसको जो है अभी भी मतलब एक तरह से कहा जाए कि इस पे एक कड़ी हाँ पिछली बार तो जी, पिछली ये पिछली बार विवाद तो हमने ओपन इसको है। जो है जी जी जी, ये विवाद ओपन है और ये विवाद पर फिर हो सकता है कि जो है वो क्या कहते हैं इस पर भी एप्लीकेशन पड़े सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए साहब अभी तक तो जो लीक हुआ अब भी लीक हो रहा है। जी, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जेपी जी। हम लोग अभी इस पे आगे भी एक राउंड में देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो चर्चा करते हैं। और अब हम आगे चलते हैं, बाकी की खबरें क्या हैं? शशिकांत जी स्वागत है आपसे। आप कुछ खबरें जो हैं आप बताएँ कि क्या रहा है इस बीच में देश और दुनिया में और यूपी के अंदर ख़ास तौर पर काफ़ी इवेंटफुल यूपी है। नमस्कार सभी को। जैसा कि जेपी सिंह जी ने अभी ज्ञानवापी के मामले में और सुप्रीम कोर्ट में आज उठाए गए तमाम मुद्दों के बारे में रखा, इस संदर्भ में जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं उठा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि का केस है, जो आगरा के काफ़ी निकट है, यहाँ भी एक संवेदनशील मामला चल रहा है जिसमें वहाँ का जो मस्जिद है श्री कृष्ण जन्म स्थान से सटा हुआ, उस मस्जिद को भी लेकर के विवाद उठ खड़ा हुआ है और वहाँ स्थानीय कोर्ट ने इस संबंध में वाद को अनुमति दे दी है। तो अब ये मामला भी यहाँ एक किस्म से उठेगा और 1968 में बताया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक समझौता हुआ था, उस समझौते को रद्द करने के बारे में भी जो हिंदू पक्ष है वो मांग कर रहा है। महत्वपूर्ण बात इन सारे मामलों में यही है कि सुप्रीम कोर्ट हो या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो जो पूजा स्थल अधिनियम या स्मारक अधिनियम जो है उस 91 का, उसके संदर्भ में अपने निर्णय क्यों नहीं देते हैं। प्राइमरी डिस्कशन तो इस बात पर होना चाहिए कि उस नियम के तहत यदि 15 अगस्त 1947 के पहले के जितने भी स्मारक हैं उनके विवाद
नहीं एड्रेस किए जाएंगे, उसमें यद्यपि कुछ एग्जम्पशंस हैं, लेकिन उन एग्जम्पशंस को की लीगैलिटी को क्वेश्चन करते हुए इस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को और स्थानीय न्यायालयों को करना होगा कि कितने मामले इस संबंध में उठाए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में मथुरा के जिला जज राजीव भारती की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थान बनाम शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी और 26 मई को इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। यानी कि अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश को देखें, खासतौर से जो चुनावी दृष्टि से, मेरा मानना है कि ये सारे मुद्दे एक खास संदर्भ में एक कोइंसिडेंस है, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में आ चुका है। हम लोगों ने पिछले दिनों भी देखा, प्रधानमंत्री जी की बैठक हो चुकी है और साथ में इसके साथ ही ऐसे जितने भी विद्वेष बढ़ाने वाले जो मुद्दे हैं, यद्यपि न्याय की मांग, ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1947 के पहले अगर इस तरह के पुरातात्विक संस्तरों को उखाड़ने की बात की जाएगी तो हिंदुस्तान किस दौर में जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण खबर है जिसमें कि आजम खान की रिहाई हुई है और 27 माह के बाद, यानी लगभग 2 महीने के बाद उनकी जेल से रिहाई हुई है। और महत्वपूर्ण ये है कि इसके संबंध में उनको लेने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे, उनके पुत्र भी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता बताया जा रहा है कि नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव ने टिप्पणी की, सकारात्मक टिप्पणी की और शिवपाल यादव ने ये कहा कि ये एक नया सूरज सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान साहब उनके चाहने वालों के बीच में हैं। मैं सीतापुर के लिए निकल चुका हूं, उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर एक नया सूरज निकल रहा है, आइए आजम खान का इस्तेकबाल करें। तो ये महत्वपूर्ण है कि एक ब्रॉडर पोलराइजेशन, खासतौर से कोशिश भी की जा सकती है कि आजम खान और शिवपाल यादव मिलकर के कोई एक ऐसा समीकरण बनाएं जो कि दीर्घकालिक तौर पर अगर देखा जाए, यद्यपि उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्सन्स हो सकते हैं, लेकिन एक कंपल्सन ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में जिस पॉलिटिकल स्पेस की डिमांड, राजनीतिक प्रभाव का अपनी मांग कर रहे हो, वो ऐसी स्थिति बनती हुई न दिख रही हो। ऐसी स्थिति में वो एक नए ध्रुव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यद्यपि जो मौजूदा हालात है हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक ध्रुवीकरण और जिस पकड़ के साथ प्रदेश की राजनीति में है, कोई भी दूसरा ध्रुव जो है वो कई ध्रुवों की गुंजाइश कम बचती है, क्योंकि अगर एक ब्रॉडर अलायंस के जरिए कोई एक बड़ा ध्रुव नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चुनावी तौर पर भी और सामाजिक राजनीतिक तौर पर भी उत्तर प्रदेश में मुश्किल होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि ये जितने भी छोटे छोटे ग्रुप हैं वो किस प्रकार से अपना राजनीतिक अलायंस बनाते हैं और किस दिशा में जाते हैं। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से न ही शिवपाल यादव और न ही आजम खान ने अभी कोई वक्तव्य दिया है कि वो पॉलिटिकली समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किसके साथ या अलग अपना राजनीतिक जमीन तलाश करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण खबर और है जिसमें कि आने वाले वक्त में सूचना के अधिकार को और सीमित करने की दिशा में एक कदम उठाने की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सैन्य बलों को आरटीआई के दायरे से बाहर करने की तैयारी है और इसमें तीनों सशस्त्र बलों सीईआरटी इन, डीजीआरएम और आरटी अधिनियम 2005 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने की संभावना है और इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सैन्य बलों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें बाहर करने का मतलब कि इसके तहत जो भी कार्रवाइयां की जाएंगी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, वे सारी कार्रवाइयां भी उस पूरे प्रोसेस से बाहर होंगी। यानी यदि किसी नागरिक अधिकार की दृष्टि से या किसी स्थान पर कोई घटना होती है, उसमें जन सुनवाई की दृष्टि से या जनता को जानने की दृष्टि से अगर जो ये कानून लाया गया कि नीति निर्णय, कोई भी निर्णय किस परिदृश्य में लिया गया, उसके बारे में उसको एग्जम्पशन होगा और उसमें कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। और राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से न सिर्फ सीमावर्ती प्रदेशों में बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो उसका दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है, तो उसके दायरे में आने के बाद आरटीई से या राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई से बहुत सारी चीजें बाहर होने की संभावना है। और मेरा मानना है कि इस संबंध में एक गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता है। एक अन्य खबर है जिसमें कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उनको 1 साल की सजा हुई है रोड रेज के केस में और उन्होंने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और
एक अन्य खबर है जिसमें कि जिस तरीके से शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षकों के ऊपर और प्रोफेसर्स के ऊपर हमला किया जा रहा है, इस दिशा में रविकांत और रतन लाल के बाद महाराष्ट्र में अविनाश दास एक शिक्षक हैं जिनके विरुद्ध भी संवैधानिक दायरे में रहते फिल्मकार हैं, हुए। अविनाश दास जी फिल्मकार हैं, मैं करेक्ट कर दूं। अच्छा, ये अविनाश जी दास, हाँ, एक फिल्मकार हैं। फिल्मकार तो हैं, अभी उनकी आरा से आरा एक फिल्म बनी थी, काफी मशहूर हुई थी, अनारकली आरा वाली। मैं डिटेल्स अनारकली में नहीं, आफारा। तो ये, हाँ, राइट। तो उनको भी गिरफ्तारी की है, उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उन्होंने खुद लिखा है कि मेरी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि गुजरात पुलिस की एक बड़ी टीम मेरी तलाश में आज मुंबई पहुंची है। छोटी टीम 14 मई को पहुंच चुकी थी, वह मुझ तक पहुंच नहीं पाई। अदालत मेरे बारे में क्या फैसला करती है, ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। इस बीच मैं किताबों के साथ रहूंगा, विचारों के साथ रहूंगा और इस तरीके से अपनी एक लंबी पत्र जो एक फेसबुक पर मैं देख रहा हूं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ खबरें थी मेरे पास और मौजूदा हालात जो हैं उसके बारे में आगे हम लोग परिचर्चा करेंगे। रविंद्र पटवाल जी। जी धन्यवाद चर्चा के लिए, आपने बताया खबर की। जी जेपी जी, आप कुछ बता रहे हैं जी। ये ज्ञानवापी के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आज जो है ज्ञानवापी के एक मामले की सुनवाई हुई, जिसमें बनारस की अदालत ने खुदाई कराने का आदेश दिया था, जिसको मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती दिया कि जो ये पूजा स्थल विशेष अधिनियम 1991 है उसके तहत ये आदेश नहीं दिया जा सकता। उस पर जो है आज पाडिया साहब की कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और अब इस मामले को आपको 6 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है। दरअसल अगर हाई कोर्ट के लेवल से या सुप्रीम कोर्ट के लेवल से ये डिसाइड हो जाए कि पूजा स्थल विशेष अधिनियम जो है, जो 1947 के बाद उसके चरित्र को, किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने की मनाही करता है, वो काशी विश्वनाथ और आपके जो है वो मथुरा की जो है वो कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह वाले मामले में लागू होता है या नहीं होता, या पूरे देश में कहाँ लागू होता है कहाँ नहीं होता, और इस पर कोई भी निचली अदालत विचार नहीं करेगी, तो ये सारे विवाद जो है जड़ से समाप्त हो सकते थे। लेकिन अब आज ही सुप्रीम कोर्ट में जब बात चल रही थी तो एक समय ऐसा है जब चंद्रचूड़ ने हमदी साहब से कहा कि देखिए ये टाइटल सूट नहीं है, ये वहां पूजा करने का जो है कि एप्लीकेशन है। ये टाइटल सूट में जो आप बार बार बाबरी मस्जिद का उल्लेख कर रहे हैं, तो वो बाबरी मस्जिद जो है टाइटल सूट थी। तो बहरहाल इसमें भी उन्होंने धारा 3 और 4 जो है पूजा स्थल अधिनियम का उल्लेख किया, तो चंद्रचूड़ ने कहा ठीक है पढ़ के सुनाइए, तो उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। तो कहने का मतलब है कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी खुदाई का मामला पेंडिंग है, तब तक जो है बनारस में नई एप्लीकेशन पड़ गई कि साहब पूजा का अवसर दिया जाए। तो इस तरह कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल के मामले को जागृत, और उसमें जो जज साहब हैं या जो मजिस्ट्रेट हैं या जो सक्षम जो है पदाधिकारी हैं, वो उस पर कोई जो है फाइल के साथ पेश किया जाए, आदेश पारित करते हैं। उसके बाद गोदी मीडिया है ही जो है सेंसेशन बनाने के लिए और चिल्लाने के लिए। तो ये अगर आप चाहते हैं कि सब मामला इस तरह जो है सेटिल हो जाए, तो वंस फॉर ऑल एक जो है वो मतलब क्या कहते हैं डिसिसिव डिसीजन दीजिए, निर्णायक दीजिए निर्णय, कि ताकि जो है ये हो कि फिर उसके बाद फिर इस मामले में आते ही उसको खारिज कर दिया जाए। जी 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 बिल्कुल। और गिल साहब के पास हम जाते हैं तो वो उसके रविंद्र जी, मेरे पास 2 खबरें, महत्वपूर्ण खबरें रह गई थी, एक जो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई हैं। एक खबर है जिसमें ये बतलाया जा रहा है कि चीन जो है वो पोंगोंग सो झील के पास जो लद्दाख में है, वहां बताया जा रहा है कि वो दूसरा पुल बना रहा है। उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक तरह से सरकार पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि ये टिमिड एंड डेमोसाइल रिस्पॉन्स वॉन्ट डू। तो ये खबर महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि जो बिडेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार जो है वो एशिया के ट्रिप पर निकले हैं, और उसमें जिसको ये कहा जा रहा है कि बहुत ही प्रोवोकेटिव ट्रिप है इस संदर्भ में, और जो कि यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। और इस संदर्भ में वो दक्षिण कोरिया की यात्रा में है, एक ऐसे समय में जबकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में तनाव है, रूस के साथ एक युद्ध की स्थिति यूक्रेन के साथ बनी हुई है जिसमें अमेरिका और रूस के बीच में एक तनातनी है। ऐसे में जो बिडेन की जो दक्षिण कोरिया की यात्रा है वो एक किस्म की प्रोवोकेटिव यात्रा ही कही जाएगी।
जब ये महत्वपूर्ण है। और इस संबंध में यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलियन ने कहा है कि रियल रिस्क ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोवोकेशन व्हाइल वी आर इन द रीजन। इस बात की पूरी संभावना है कि हम उस क्षेत्र में यदि जाते हैं तो एक रियल रिस्क है प्रोवोकेशन का, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ यात्रा कर रहे हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और इसमें जो है जो आपने बात कही है, तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि हाँ क्या जी। बाइडेन जो है इस बीच में एक तो उनके यहाँ अक्टूबर में आई थिंक कि चुनाव मिड टर्म होने वाला है और उनकी रेटिंग में लगातार गिरावट आ रही है, तो क्या उनको जो है इस बात का डर है? और इसके लिए जो है रूस के अंदर भी जो है लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि रूस की का रूबल भी मजबूत होता जा रहा है, यूरोप के लोग दोबारा से पुनर्विचार कर रहे हैं और इसके बारे में कहीं न कहीं जो है उनके पास गैस और तेल की जो निर्भरता है, वो उन्हें प्रभावित कर रही है और उसको लेकर जो है ये एक तरह कहा जाए कि फिर से एजेंडे को अपने पक्ष में करने के लिए बाइडेन का एक ये तरीका, एक हथकंडा हो सकता है। वाइस गिल साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहता था। आपके पास इसके बारे में विदेश नीति के बारे में बहुत सारी और जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानकारी होगी। तो ये आप ज़रा अपना माइक को अनम्यूट कर लें और फिर इसका जवाब दें कि जो है जो अभी जो रिसेंट चेंजेज हो रहे हैं उसमें आप बाइडेन जो जा रहा है इसके पीछे अभी वह कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से चाइना को उकसाया जाए ताइवान पर हमला करने के लिए। ये कह रहे हैं बार बार कि ताइवान पर हमला करेगा चाइना, जिस तरह यूक्रेन पर हमला किया रूस ने। इस चीज़ को बेकदर एक तरह से दोनों को एक तरह से ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे दोनों पैरेलल है। पॉसिबिलिटी को नजर जिसके चलते क्या हो रहा है कि अमेरिकन ने भी वहाँ बहुत ही मिलिट्री एक्सरसाइजेस की और चाइना भी कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ ऑलरेडी टेंशन हाई है। ऐसे टाइम पे वहाँ जाने का मकसद सिर्फ है कि उस चीज़ को और बढ़ावा देना और उकसाना। हाल में जो एक इलेक्शन हुआ है फिलीपाइंस में, उसमें जो नया प्रेसिडेंट आया है जो कि मार्कोस का बेटा, मार्कोस जो डिक्टेटर था जो देश छोड़ के भाग गया था, उसका बेटा वो इलेक्ट हुआ है। अभी ये कोशिश हो रही है अमेरिका की कि उसको भी साथ लगा के, अभी जो इसके पहले जो दूसरे थे जो प्रेसिडेंट था वो उसकी एक चाइना के खिलाफ नहीं जा रहा था और एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा था, दोनों पक्ष को बैलेंस करके चल रहा था। अब फिर से कोशिश हो रही है कि मार्कोस का बेटा है, इसको अभी टैप किया जा रहा है ताकि इससे वापस उस दूरी मिलाया जाए, अमेरिका को दूरी मिलाया जाए। देखा जाए तो अमेरिका का पूरा ये जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में अमेरिका का होने का कोई मतलब ही नहीं है कि अमेरिका का अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं है वहाँ। साउथ चाइना सी का इंटरेस्ट चाइना का इतना इंटरेस्ट है, वियतनाम का अपना इंटरेस्ट हो सकता है, फिलीपाइंस का हो सकता है, बाकी जो वहाँ के लोकल मुल्कों का हो सकता है, चाहे वो कोरिया हो। जापान भी दूर पड़ता है, जापान भी वहाँ नज़दीक नहीं है, जापान का कुछ हद तक इंटरेस्ट हो सकता है। तो रूसी अमेरिकी इंटरेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर वहाँ जाके इंटरफेयर करना एक तरीका बना दिया है। अभी एक और मैं खबर भी दे दूँ कि JNU की वाइस चांसलर हैं, लेडी हैं पंडित, मिसेस पंडित, SD पंडित। उन्होंने एक सेमिनार में वहाँ कहा है कि हम जो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट ए सिविक स्टेट, इंडिया सिविक स्टेट नहीं है, इट इज़ ए सिविलाइजेशन स्टेट। सिविलाइजेशन स्टेट मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब होता है। कह रहा है कि दुनिया में दो सिविलाइजेशन स्टेट है, हिंदुस्तान है और एक चाइना है। हमें आप किसी संविधान के बंधन में बांध नहीं सकते हैं इस स्टेट को। हिंदुस्तान को संविधान के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, इसको बियॉन्ड है ये कि इट इज़ ए सिविलाइजेशन स्टेट एंड वी आर ए एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसीलिए हमें किसी संविधान के दायरे में, मॉडर्न संविधान के दायरे में नहीं जोड़ा जा सकता, उससे हमें अलग रहना चाहिए, हम उससे ऊपर हैं। अब उस सेमिनार में धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे और आपके होम मिनिस्टर, क्या नाम है, होम मिनिस्टर भी वहाँ पे थे, होम मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर भी वहाँ थे, अमित शाह भी थे वहाँ पर, डॉक्टर प्रधान भी थे वहाँ पर, दोनों थे। और प्रधान तो एजुकेशन मिनिस्टर है और अमित शाह भी वहाँ थे। उनके सामने इस तरह की जो बातें की जा रही है और उसने ये भी हिंट दिया कि हिस्ट्री को डिस्टोर्ट करने में हमारे यूनिवर्सिटी का भी हाथ रहा है और कोई अलावा हमारी यूनिवर्सिटी का भी हाथ रहा है। इस तरह से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। और जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, पैट्रोनाइज करता है, वो टारगेट कर रहा है अपनी यूनिवर्सिटी को। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स है दे आर हाईली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। उसका कोई रियल एजुकेशन से मतलब नहीं है, एजुकेशन को सबवर्ट करने से मतलब है। और सेकुलर
जो हमारा आइडियल्स है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक आइडियल्स है, सबवर्ट करके एक मेडिवल स्टेट की बात करने की बात है, उसको उसकी ग्राउंड तैयार की जा रही है। जेएनयू में ये नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शशिकांत जी। अगर बीइंग एन एलुमनी ऑफ जेएनयू, ये जो पिछले कुछ सालों से डेवलपमेंट हुआ है जेएनयू का, और किस तरह से एक अपॉइंटमेंट हुई हैं, पहले जगदीश कुमार हुआ करते थे 4-5 साल तक, आई थिंक वो भी रहे, और अभी जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है जो महिला, जो आपकी खुद जो है पहले एक एलुमनी रह चुकी ही हैं जेएनयू की, और इस नाते उन्होंने इस बात को और जोर देकर कहा है। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है इसके बारे में किस रूप में देखते हैं जेएनयू को? अब आप इस समय क्या प्रेजेंट स्थिति है पुरानी स्थिति से, और भविष्य में इसका क्या होने वाला है? देखिए, कोई मैंने फोरकास्ट करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो रेशनल और इरेशनल फोर्सेस हैं हर दौर में रहती हैं। हर दौर में लोकतांत्रिक और एक किस्म की अलोकतांत्रिक या तानाशाही की प्रवृत्तियां मौजूद रहती हैं। उनकी संख्या और उनका जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल वजहें होती हैं। ये कहना, ये तो चलिए अच्छी बात है कि उन्होंने इतना कंसीड कर लिया कि ये सिविलाइजेशनल है, और सिविलाइजेशन जब हम कहते हैं तो एक हिस्ट्री की एक एंटिटी है, एक ऐतिहासिक निर्मिति है। जब इनका पूरा जो आइडियोलॉजिकल कॉर्पस है वो ये मानता है, सनातन शब्द जब कहते हैं तो कुछ एटर्नल शब्द है। सनातन का इंग्लिश होता है एटर्नल, यानी कि न जिसका कोई ओरिजिन है न कोई एंड है। तो जब अब ये यानी कि सनातन कंसेप्ट में हिस्ट्री का कोई सेंस ही नहीं है। ऐतिहासिकता जो है वो टाइम बाउंड है, काल केंद्रित होता है। और ऐसे में जब ये इस धारणा के लोग कम से कम इतना तो कंसीड कर रहे हैं कि ये सिविलाइजेशनल है, और सिविलाइजेशंस जो है वो कोई मोनो सिविलाइजेशनल कंसेप्ट होता नहीं है। तमाम सिविलाइजेशंस जो है वो एक ही साथ, उसके कई लेयर्स एक दूसरे से कंटेंट कर रही होती हैं, उनके लेयर्स होते हैं। उन सिविलाइजेशंस में मल्टीपल कल्चर्स होते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं। तो जो सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है, इनका सभ्यता की जो अवधारणा है, तो वो इनसे कंटेस्ट हो सकता है। और सब ये सब जानते हैं कि अगर गलत व्याख्याएं और गलत परिभाषाएं कर भी दी जाएं तो सत्ता के दम पर उनके गलत को या उनकी तार्किकता सिद्ध नहीं की जा सकती। संस्कृति की भी परिभाषा ये लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो ये एक कंटेस्टेड स्पेस है, और जिसकी वास्तविक जमीन बौद्धिकता में नहीं है, जिसकी वास्तविक जमीन उन सामाजिक वर्गों में है जो समाज में उनकी कैरियर होती है। और जाहिर सी बात है कि इस समय वो अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, सीधी सी बात है कि वो एकेडमिया को, जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, और उन्होंने आरंभ से ही, अगर आप देखें, पूरे उस मॉड्यूल में है कि बच्चों को आरंभ से ही शिशु मंदिर से लेकर के उन तमाम तरह की शिक्षाओं में डाला जाए, और पूरे नॉलेज सिस्टम को, केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं, हमारी पूरी की पूरी चेतना को एक खास किस्म से एक मिथिकल एक चेतना में कन्वर्ट कर दिया जाए, माइथोलॉजी को रीजन में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि संभव नहीं है। साइंटिफिक रैशनैलिटी के अपने लिमिटेशंस हैं, और वो उसी में करती है। और जेएनयू हो चाहे अन्य विश्वविद्यालय हो, बौद्धिक, न सिर्फ शैक्षणिक बौद्धिकों पर या एकेडमिक कम्युनिटी पर हमले हुए हैं। कंटेंट का, इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। आपने देखा कि एकेडमिक करिकुलम को चेंज किया जाना, पूरी प्रोसेस को सबवर्ट किया जाना, सेमेस्टर सिस्टम के जरिए, और उसकी पूरी कॉस्टिंग से, उसकी पूरी इकोनॉमी से समाज के बहुत बड़े वर्ग को सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन से अलग किया जाना, ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर महाविद्यालयों को और कॉलेजेस को और विश्वविद्यालयों को एक तरह से लोन लेने वाली एजेंसी में कन्वर्ट किया जाना। अब तो उसकी आपने सुना होगा कि हीफा बना हुआ है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, जो अभी जेएनयू ने कुछ करोड़ रुपए, कुछ 100 करोड़ रुपए का, 3 या 400 करोड़ रुपए का लोन लिया है। अब विश्वविद्यालय अनुदान नहीं देंगे, बल्कि विश्वविद्यालय लोन लेंगे, और उन लोनों की, यदि आप सोचिए इसका एक सीक्वेंस क्या है। एक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन होता था, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता था, अब एक फाइनेंशियल एजेंसी से, जिसके फंडिंग एजेंसीज कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं और कुछ सरकार भी एक सीट बनी देगी, उससे लोन लेगा, और जब लोन रिपे नहीं कर पाएगा तो कहा जाएगा कि ये डेट में है, और डेट में हो जाएगी, उसके बाद फिर उसको किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सेल आउट कर दिया जाएगा, कि जैसे पब्लिक सेक्टर्स के साथ हो रहा है। इसकी पूरी संभावना है। अगर इंस्टीट्यूशनल
एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की या किसी विश्वविद्यालय की ऋणग्रस्तता बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उस संस्थान को भी अन्य संस्थानों की तरह बेचने के लिए कहा जाएगा। तो एक तरह से बिल्कुल ठीक है। इनडायरेक्ट रूट मेरा जो उन्होंने कहा शब्द है civilization state, not civilizational, civilization state, and it is not a civic state. It is not a civic state which can be bound in a constitution. एक constitution में बांधा नहीं जा सकता ऐसे हमारा state। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। ये चीज आप देखें कि अगर हम पूरे आरएसएस और इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी और इंडियन पब्लिक, इसके ट्रैजेक्टरी या इनके जो डिफरेंट एक्सिस को अगर हम लोग इसका रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करें तो आरंभ से ही संवैधानिकता की और खास तौर से आधुनिक राज्य मॉडर्न इंडियन स्टेट के प्रति हमेशा ये शंकालु रहे हैं, उनके तमाम प्रतीकों के प्रति शंकालु रहे हैं। और उसके अंडरलाइंग प्रिजम्पशन है कि जो बुनियादी इंडिविजुअल सिटीजनशिप, नागरिकता की बुनियादी धारणा कोई अभी शशिकांत जी, हमारा यहाँ पे सवाल उसका नहीं है, सवाल बीजेपी और एसएस क्या सोचती है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं, हमारा कहना ये है, या जो वाई सिंह जी कह रहे हैं, वो गिल जी कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि हम यहाँ पर जिसको पास रखवाली का जिम्मा दिया गया है, जिसको इंस्टीट्यूशंस को एक जो है एक कस्टोडियन के रूप में है, वो ही जो है उस पूरे जो है खेत को खाने का काम करता है। यहाँ पर पिछले 7-8 सालों ये प्रचारक हैं। देखिए आप प्रचारक कैसे, हम तो वाइस चांसलर कहेंगे, हम तो वाइस चांसलर हैं, उनके वो पैटर्न हैं। आप कहें हम हमारी सब आपकी, हमारी आपकी, मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं संवैधानिक मूल्यों का प्रचारक हूं। वो उसी तरीके से हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप किन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर आप ऐसा कहते हैं तो उसके बाद जो विद्यार्थी हैं, जो वहाँ के छात्र हैं और जो शिक्षक हैं, जो वहाँ कम से कम एक ऐसी कम्युनिटी अभी भी एक मेजॉरिटी में ये कह सकते हैं कि जिस माध्यम से लोगों का सिलेक्शन होता है, अभी भी कमोबेश कहें तो बहुसंख्यक संख्या ऐसी है जो कि काफ़ी जो है वंचित तबकों से, ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, या अध्यापकों के अंदर भी एक इस तरह की, वो लोग इस को कैसे देख पाएंगे, या कैसे उनको लगता है क्या उनको एक भूमिका में देखना चाहिए खुद को। एक संक्षिप्त की एक बातचीत उस पर हम करके फिर हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं जी। मेरा अपना मानना है कि आने वाले वक्त में ऐसे जो इंडोक्ट्रिनेटेड, जो कि वैसे इंडोक्ट्रिनेटेड लोग जिनका कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में और कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जिसमें कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और रैशनैलिटी को प्रमोट किए जाने की बात कही जाती है, ऐसे लोगों को हटा करके चुन करके शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो अंधश्रद्धालु हैं। पिछले दिनों में मैं राज्य विश्वविद्यालय में हूँ, यहाँ के कुलपतियों से वार्ता के दौरान हम लोगों ने देखा, मैं शिक्षक संगठन में भी हूँ, हम लोगों ने वार्ता के दौरान ये देखा कि कुलपति ओपनली अपने रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स को एडमिट करता है। अब मेरे पास तमाम फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कि विश्वविद्यालय में कुलपतियों के चैम्बर्स में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और ऐसे तमाम पोस्टर्स और उनके द्वारा फैसिलिटेट किए हुई चीजों को उन्होंने बड़े शोभा के साथ अपने पब्लिक ऑफिस में लगा रखा है। तो ये एक कॉमन सी प्रैक्टिस हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि जो रैशनल कम्युनिटी है, एकेडमिक कम्युनिटी और टीचर्स और स्टूडेंट्स, इसको किस रूप में लेंगे। ये उनकी सामाजिक और चेतना की ताकत कितनी है, इस पर निर्भर करता है। अगर वो भी सबड्यू होकर के या उनके उस पूरे फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हावी होते जाएंगे। और यदि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कोर में रखते हुए ये जो समुदाय हैं, शैक्षणिक समुदाय हैं या छात्रों का समुदाय है, यदि सजगता से इसका प्रतिरोध करेगा तो ऐसा नहीं है, प्रतिरोध के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। सवाल यह है कि रेजिस्टेंस इज द ओनली वे आउट। आज की हमारी चर्चा हम लोग का कुछ मामलों में हम लोग ने सार्थक रही है। हम लोग जैसे अभी कुछ 1-2 खबरें और भी थी आर्थिक जगत से। शेयर बाजार आज जो है काफ़ी उछाल के साथ बाउंस बैक किया है। कल भी था अच्छा दर्शन, जो पिछले 2 हफ्तों से एक गिरावट लगातार रुख जारी था। तो ये भारत में जो है एक थोड़ा अलग ट्रेंड दिख रहा है। आज 1500 से ज़्यादा की उछाल के साथ शेयर बाजार आज बंद हुआ है। तो लोगों के अंदर काफ़ी दोबारा एक कॉन्फिडेंस विदेशी निवेशकों के जाने के बाद भी। और दूसरी तरफ आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लाभांश घोषित किया है, सरकार को, केंद्र सरकार को देते हैं, और उन्हें 30,307 करोड़ का
लाभांश जो है एक तरह का घोषित किया है। तो ये कुछ खबरें थी, बाकी और खबरों के लिए हम लोग कल फिर दोबारा मिलते हैं कल की जानकारी के लिए। सभी हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें हमारे कार्यक्रम को। एक अभी नया कार्यक्रम, एक तरह से कहिए कि समाचारों का हम लोग कैसा रहा आज का दिन भारत का, वो शुरू किया हुआ है। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी और अपने सुझाव भी ज़रूर हमें बताएं। जनचौक सारे इन सुझावों को शामिल करेगा कार्यक्रम में। आप सभी सुने कार्यक्रम को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिल साहब और शशिकांत जी। कल मिलते हैं फिर। नमस्कार।